ओके बच्चा पार्टी वी विल स्टार्ट विथ तो हम यहाँ पे बेसिकली न्यूक्ली कर रहे थे। तो न्यूक्ली में जो हमको पढ़ना है वो है अभी रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो हमने कल यहाँ पे ये पढ़ा कि भाई साहब आपके जो न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। और अनस्टेबल कब होते जाएंगे? जब भाई साहब संख्या बढ़ती जाएगी, अचानक से आपके न्यूक्लियॉन्स की संख्या जो बढ़ती जाएगी तो वो अनस्टेबल होते जाएंगे। द मोर द न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज द मोर विल बी द अनस्टेबिलिटी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। सो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड रेडियो एक्टिविटी। ओके, एटॉमिक मास एंड मास नंबर हमने देख लिया भाई साहब क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज एटॉमिक मास एंड मास नंबर? ये तो चिंदी मतलब बच्चों का है सब। ठीक है, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्ली, हमने हैवी न्यूक्ली, लाइटर न्यूक्ली देखा। न्यूक्लियस शेप, साइज एंड डेंसिटी, इस बारे में क्या जानते हैं आप? सब एलिमेंट्स की डेंसिटी सेम होगी, तो प्लीज कीप इन माइंड आपका जो न्यूक्लियर डेंसिटी होगा दिस इज गोइंग टू रिमेन द सेम। ठीक है, दिस इज गोइंग टू रिमेन द सेम। ठीक है, ओके। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, तो आपका मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ये हमने देखा। मास डिफेक्ट क्या होता है? जब आप बेसिकली न्यूक्लियॉन्स को एकत्रित कर रहे हैं एक जगह पे, so there is a certain loss of mass. So mass of nucleons will always be more than the mass of the nucleus. ठीक है, because this amount of mass has been utilized in binding the nucleons together. Are we clear on this one people? ठीक है, ओके। फिर हम भाई साहब यहाँ पे कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, तो हम थोड़ा सा आज कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी को और एक्सपेंसिव रूप से पढ़ेंगे। मेरे भी कुछ नोट्स हैं, मैंने उसका भाई साहब से स्कैन किया हुआ है, सो वी विल स्टडी दैट एज वेल। इंट्रोडक्शन टू रेडियो एक्टिविटी और स्टेबिलिटी बेल्ट। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम भाई साहब। ओके, तो जस्ट अ रिकैप, एटॉमिक नंबर इज व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। ठीक है, न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज बेसिकली एटॉमिक नंबर। मास नंबर, जिसको अपन ए से डिनोट करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स नहीं है भाई साहब, ठीक है, इट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी द मास नंबर। एटॉमिक मास क्या हो जाएगा भाई साहब? एटॉमिक मास इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू वन एटॉमिक मास यूनिट, और वन एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg है। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस फनम पीपलम? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। ओके, सो आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स whose nuclei have same number of protons but different number of neutrons। तो आपके पास अब क्लोरीन 37 और 35 ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नथिंग वेरी न्यू और फ्रेश अबाउट इट। आइसोबार्स, आपके एटम्स which have the same atomic mass but different atomic numbers, so these are not atoms of the same element, these are atoms of different elements। तो आपका देखिए कार्बन 14 और नाइट्रोजन भी 14 है। ठीक है, हालांकि दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है। ठीक है, आइसोटोन्स क्या हो जाएंगे? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स whose nuclei have the same number of neutrons। ठीक है, तो इनका एटॉमिक मास भले अलग है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज द सेम। फॉर एग्जांपल इन लिथियम द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 4 and in beryllium also the number of neutrons is 4। both their atomic number and mass numbers are different, however the number of neutrons in them is the same। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स। ठीक है, जस्ट अ रिकैप। ओके, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, तो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस भाई साहब क्या होता है? आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए रेज टू 1/3। ठीक है, आर इज इक्वल टू आर नॉट, और ये आर नॉट की वैल्यू 1.2 फर्मी मीटर है। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। ये आपका आर नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.2 फर्मी मीटर। ठीक है, ओके। और क्या है भाई साहब? आपका डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये हमेशा आपका कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, व्हाई? बिकॉज डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज मास ऑफ न्यूक्लियस। व्हाट विल बी मास ऑफ न्यूक्लियस? ये हो गया आपका एटॉमिक मास नंबर, मास नहीं है। जो हम एटॉमिक मास बोलते हैं ना, दैट इज एक्चुअली नॉट द मास, दैट इज द एटॉमिक मास नंबर। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने अभी तक जो भी कैलकुलेशंस किए हमने सोचा कि वही मास है। ठीक है, बट दैट इज नॉट द मास। उसको अपन एएमयू से जब मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज व्हाट इज द मास। ठीक है, तो उसको अपन ने एएमयू से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, और आर होता है क्या भाई साहब? आपका आर नॉट ए रेज टू 1/3। तो आर क्यूब भाई साहब क्या हो जाएगा? आर नॉट का क्यूब ए। तो इसका अपन करेंगे 4/3 आर नॉट का क्यूब मतलब 1.2 फर्मी मीटर का क्यूब, और यहाँ पे ए। ये भी आपका अगर फर्मी मीटर में रहेगा तो अपने को क्या मिल जाएगा? 2 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूबिक। irrespective of the size of the atom throughout the periodic table or whatsoever elements have been known to you so far, the density of the nucleus will remain the same। ठीक है, आपका जो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस होगा वो सबके लिए सेम होगा। जनरली हम इसको 2 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूबिक ले लेते हैं। ठीक है, क्या कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? दिस इज समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन डन, जस्ट अ रिकैप। ओके,
मास एनर्जी इक्विवेलेंस, तो आपका जो भी मास का डिस्ट्रक्शन हो रहा है इन ऑर्डर टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स इनटू द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड मास एनर्जी इक्विवेलेंस, जो अपन को आइंस्टीन के इक्वेशन से मिलता है। तो मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मास, ठीक है। सो मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल, ठीक है। मास और एनर्जी आपके भाई साहब इंटरचेंजेबल होते हैं, दैट इज एनर्जी मास का इक्विवेलेंस, ठीक है। मास डिफेक्ट भाई साहब आपका क्या है? तो जब भी हमारे न्यूक्लियॉन्स जो फ्री हैं, अगर उनको हम कंबाइंड तरीके से एक एटम में रखेंगे तो एनर्जी का ड्रॉप होगा, ठीक है। या अगर हम बोलेंगे कि मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द मास ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो मास डिफेक्ट आया है ये किस में गया है? बाइंडिंग एनर्जी में गया है, ठीक है। और ये बाइंडिंग एनर्जी सिस्टम की एनर्जी को ड्रॉप करेगी, ठीक है। अदरवाइज व्हाई विल न्यूक्लियस कंबाइन? देखो समझो इस चीज को, व्हाई आर एटम्स लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स? सिंपल, एकदम सिंपल, टू बिकम स्टेबल, टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है। नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को एक्वायर करने के लिए दे आर लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, वेदर इट इज बाय आयनिक बॉन्डिंग, वेदर इट इज बाय सब कोवेलेंट बॉन्डिंग, व्हाटएवर, ठीक है। तो व्हाई आर बेसिकली न्यूक्लियॉन्स कंबाइनिंग? ऑब्वियसली टू गेन स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी किस चीज की होती है? जिसकी एनर्जी गिरती है। तो जैसे ये न्यूक्लियॉन्स कंबाइन करेंगे सिस्टम की एनर्जी गिरेगी। सिस्टम की एनर्जी अगर गिर रही है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मास भी गिरेगा। अभी अभी हमने देखा एनर्जी एंड मास आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भाई साहब। तो सिस्टम की एनर्जी अगर गिर रही है, बिकॉज दीज न्यूक्लियॉन्स आर कमिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग द न्यूक्लियस, द सिस्टम एनर्जी हैज टू ड्रॉप बिकॉज न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल देन द न्यूक्लियॉन्स इटसेल्फ, ठीक है। तो इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी ड्रॉप हो रही है, और अगर सिस्टम की एनर्जी ड्रॉप होगी तो मास भी ड्रॉप होगा, और यही है आपका मास डिफेक्ट। दिस इज द मास डिफेक्ट, ठीक है। ओके, सो मास डिफेक्ट इज व्हाट? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स मतलब आप क्या करेंगे? सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करेंगे और उसको एएमयू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको मिल गया मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और माइनस करेंगे किसको? आपका जो मास ऑफ न्यूक्लियस निकला है, ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस। सो सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करना। अभी मास ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा? जो आपका एटॉमिक नंबर है उतने आपके होंगे प्रोटॉन्स, तो ZMP विल बी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल यू हैव? एटॉमिक मास A minus Z, so this will be the number of neutrons into Mn, that is their mass, ठीक है। जनरली ये दोनों सेम ही है, that is 1.6 into 10 raised to minus 27 minus, तो ये हो गया आपका मास डिफेक्ट। दिस इज बेसिकली द मास डिफेक्ट, ओके। Binding energy, nuclear binding energy is the energy required to split an atomic nucleus into its components. It is the energy required to equivalent to mass defect. यही भाई साहब आपके मास डिफेक्ट के बराबर। क्या ये समझ में आ रहा है? जो बाइंडिंग लग रही है उसके लिए जितनी एनर्जी लग रही है दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। जो मास आपका डिसॉल्व हो रहा है टू क्रिएट द एनर्जी टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, दैट इज नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब न्यूक्लियस और न्यूक्लियॉन्स इन दोनों में एनर्जी किसकी ज्यादा है? न्यूक्लियॉन्स की, जब वो इंडिपेंडेंट है। तो अगर एनर्जी गिरी है तो इसका मतलब इसका कन्वर्जन मास में हुआ है। तो आपका अगर पूछा जाए कि न्यूक्लियस का मास और अगर न्यूक्लियॉन्स का मास गिना जाए तो आपका न्यूक्लियॉन्स का मास ज्यादा होगा न्यूक्लियस के मास, ठीक है। ओके, तो एनर्जी रिलीज यहाँ पे कितना हो जाएगा? डेल्टा एमसी का स्क्वायर, ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर के हिसाब से आपका एनर्जी रिलीज विल बी डेल्टा एमसी का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज डेल्टा एम? डेल्टा एम इज बेसिकली द मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स माइनस द मास ऑफ द न्यूक्लियस। क्लियर है भाई साहब? ओके, सो दीज आर थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी डन। न्यूक्लियॉन्स भाई साहब न्यूक्लियस में आते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई सिस्टम एनर्जी रिलीज करती है वो और ज्यादा स्टेबल बन जाती है, ठीक है। इट बिकम्स ऑल द मोर स्टेबल, ठीक है। ओके, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए। इस क्वेश्चन का तात्पर्य समझिए। आपने सुना रहेगा कि जब हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरे थे या एटॉमिक बॉम्ब्स गिरे थे तो कई पीढ़ियों तक, ठीक है, हेरिडिटरी डिजीजेस हुई थी लोगों को, ठीक है। मतलब जो नवजात शिशु थे और जो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो शिशु थे उनके अंदर मतलब परमानेंट डिसेबिलिटीज से लोग पैदा हुए, ठीक है। ये परमानेंट डिसेबिलिटीज क्यों हुई? क्योंकि डीएनए में चेंज आया। और डीएनए में चेंज कैसे आता है, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड, आपका जो डीएनए है, जो आपके मम्मी और पापा का कंपाइलेशन है बेसिकली, ठीक है। तो ये डीएनए हमारा भाई साहब ऐसा है, और इस डीएनए में कितने एनर्जी से चेंज हो जाएगा, कितना एनर्जी इसको मिले। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इज 10 रेज टू माइनस 20 जूल्स, ठीक है, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए। द वैल्यू ऑफ ईवी, द वैल्यू इन ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कितना होगा? तो सिंपल है भाई साहब, लेकिन आप इस चीज को समझिए, इतना आपको एनर्जी लगेगा उसको तोड़ने के लिए। और ये एनर्जी जब रेडिएशन के माध्यम से
हमारे बॉडी में एंटर होता है या किसी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर एंटर होता है तो इट कैन कॉज मैसिव चेंजेस इन द डीएनए, और इसीलिए एक पीढ़ी पूरी जनरेशन ही खराब हो जाएगी। ठीक है, ये जो एटॉमिक बॉम्ब हुआ उसमें जो तत्क्षणात मतलब ऑन द ओकेजन जो डेथ हो गई वो तो हो गई, लेकिन उसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा फॉर मेनी डेकेड्स। People were born or babies were born who had permanent disabilities because there is a massive change in the DNA that happened. ये रेडिएशन जब पहुंचेगा तो that will cause massive changes. ये सिर्फ वहां पे ही नहीं हुआ, हमारे इंडिया में भी हुआ है। जब भोपाल गैस की ट्रेजेडी हुई थी, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल वाज बेसिकली अ प्लेस इन विच एक कार्बाइड फैक्ट्री थी, और रातों रात इस कार्बाइड फैक्ट्री से लीकेज होने लगा। इस लीकेज के चलते रातों रात जो लोग सो रहे थे, करीबन 15,000 लोगों की मौत हुई जस्ट बिकॉज ऑफ इनहेलिंग दैट गैस। ठीक है, लेकिन वहां पे भी जो प्रेग्नेंट लेडीज थी उनके जो बच्चे हुए उनमें भी जेनेटिक चेंजेस आ गई। ठीक है, सो दैट इज द रीजन वुमेन हु आर प्रेग्नेंट हैव टू बी केप्ट इन अटमोस्ट केयर। खैर, यहाँ पे तो भाई साहब आपका 10⁻⁻20 जूल से इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो किससे करेंगे? डिवाइड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है भाई साहब? तो यहाँ पे सिंपल उसका भाई साहब हमने डिवाइड किया है तो ये आ गया आपका 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस mc स्क्वायर कर दो भाई साहब। 0.5 ग्राम को क्या करोगे? पहले किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 0.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स, और इसको c स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी मास इक्विवेलेंट से आपको एनर्जी मिल जाएगी। 0.5 इंटू 10⁻³ विच इज बेसिकली कन्वर्टिंग इंटू केजी, एंड 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर दैट इज स्पीड का स्क्वायर। तो आपको इतना वैल्यू मिल गया जूल्स में। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। एम ए जेड, समझिए, ए मतलब हो गया आपका एटॉमिक मास और जेड मतलब हो गया एटॉमिक नंबर। एम पी एंड एम एन डिनोट द मासेस ऑफ द न्यूक्लियस। कोई न्यूक्लियस है भाई साहब, देयर इज सम न्यूक्लियस। ठीक है, एक्स ए जेड, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिस्पेक्टिवली इन द यूनिट्स ऑफ एएमयू। यू लिखते हैं हम या एएमयू लिखते हैं, और एएमयू की वैल्यू अपने को मालूम है कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी, और अगर इसका हम एनर्जी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो आपका 1 यू का हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी का स्क्वायर मतलब, देखो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है हमने? देखो, 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। अगर मैं इस मास को लूं, ये है क्या भाई साहब? मास ही तो है ना। ठीक है, तो एनर्जी इक्वलेंट टू मास इंटू सी का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मास को अगर हम लिखें यहाँ पे एनर्जी अपॉन सी का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। द एनर्जी दैट इज इक्वलेंट टू 1 AMU इज हाउ मच? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका एनर्जी है अपॉन सी का स्क्वायर भाई साहब। दैट्स हाउ यू आर गेटिंग एम। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये यूनिट समझ में आ रहा है आपको? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी का स्क्वायर, क्योंकि आपका एक एटॉमिक मास यूनिट का एनर्जी इक्विवेलेंस होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर आप भाई साहब इस सेंस से चलेंगे तो मास को आप या तो ऐसा लिख सकते हैं या तो आप ऐसा लिख सकते हैं। मास मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट को, 1 AMU को आप या तो ये लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? एंड बाइंडिंग एनर्जी रिप्रेजेंट्स इज बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन ए जेड मतलब आपका मास ए जेड, इसमें से कौन सा भाई साहब सही होगा? बाइंडिंग एनर्जी पर बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए बताइए फटाफट, बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? मास ऑफ ए एन जेड। देखो, मास ऑफ ए एन जेड मतलब क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियस है। समझ में आ रहा है भाई साहब? मास ऑफ न्यूक्लियस होगा। ठीक है, मास ऑफ ए, तो आपका भाई साहब पहले मास डिफेक्ट की बात करते हैं। मास डिफेक्ट क्या होगा? बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो। अरे जल्दी से बोलना है भाई साहब। जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन। बहुत बढ़िया भाई साहब, इतने इंटेलिजेंट लोग हो। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका मास ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स माइनस भाई साहब मास ऑफ द न्यूक्लियस, दैट विल बी हाउ मच? ए बाबा, यहाँ पे क्या है? मास ऑफ द न्यूक्लियस नहीं दिया हुआ है। मास इन दैट, अच्छा ये मास ऑफ द न्यूक्लियस है। मास ए जेड रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, तो माइनस एम ए जेड हो गया ये। ठीक है, ठीक है,
दिस विल बी द मास डिफेक्ट। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? क्लियर क्लियर क्लियर। ये हो गया आपका मास डिफेक्ट। देन बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी भाई साहब आपका डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर। समझ में आता है भाई साहब? ओके, तो इसको अगर हम भाई साहब सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस एंटायर थिंग हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय सी का स्क्वायर। देन बाइंडिंग एनर्जी अगर हमने इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया तो, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो भाई साहब क्या हो जाएगा? बोलिए ना, बोलिए जल्दी से बोलिए। देखो, एक मास का वैल्यू कितना है? अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो दिस विल बी 931 इंटू 5, लेकिन इसका तो कोई यूज ही नहीं है भाई साहब। ये हो गई भाई साहब आपकी बाइंडिंग एनर्जी। ना पड़ेगा भाई साहब इसका। ओके, आपका डेल्टा एम मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, चलिए ये हो गया भाई साहब। तो बाइंडिंग एनर्जी, ओके, डेल्टा एम की वैल्यू भाई साहब अगर हम देखो यहाँ पे डेल्टा एम को हम ऐसा ले रहे हैं ना, डेल्टा ई बाई ई बाई सी का स्क्वायर विच इज व्हाट? बाइंडिंग एनर्जी बाई सी का स्क्वायर, है ना? डेल्टा एम की वैल्यू हो गई है। तो डेल्टा एम की वैल्यू कितनी हो गई? मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो मास ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास ये हो गया माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ये हो गया। ठीक है, सो आपका भाई साहब अगर हम इसको इधर लेकर आते हैं, इफ वी बेसिकली हैपन टू ब्रिंग दिस हियर, तो एम ए जेड विल बी इक्वल टू, सिर्फ भाई साहब ट्रांजिशन कर रहे हैं, इसको इधर लेकर जा रहे हैं, इसको इधर, तो जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस बी ई बाई सी का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अब ठीक है, ओके 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 ओके। तो अभी देखो यहाँ पे आपका ये कल बाइंडिंग एनर्जी हमने देखा था कि कैसे आयरन तक ये स्टीपली इंक्रीज होता है और फिर धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है, राइट अप टू यू 238, यूरेनियम 238 तक। ठीक है, तो आयरन तक आपको एक स्टीप इंक्रीज ऐसे डिक्रीज ऐसा मिलेगा। ठीक है, सो न्यूक्ली इन द इंटरमीडिएट रीजन, दैट इज जहां पे एटॉमिक मास आपका 50 टू 80 आर स्टेबल, ये आपके स्टेबल न्यूक्लियस है। ठीक है, which have an atomic mass between 50 to 80 are stable nucleus, and the most stable nucleus is, ये आपका सबसे स्टेबल न्यूक्लियस होगा आयरन। आयरन इज द मोस्ट स्टेबल ऑफ ऑल न्यूक्लियस। ठीक है, और एटॉमिक नंबर 50 टू 80, 50 से लेकर 80 तक, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज रफली इक्वल टू 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, देखो यहाँ पे 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे दिख रहा है, देखो आपको ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली भाई साहब आपका ये देखो यहाँ पे कितना से कितना 50 टू 80, तो आप देख लो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 50 यहाँ से चालू हुआ है और लगभग 80 यहाँ तक, तो 50 टू 80 तक आपको ये 8.5 मिल जाएगा। हाँ बेटा, वासी लेने की तो दिन है, हाँ अभी अगले साल है एग्जाम। ठीक है, ओके, फॉर एटॉमिक नंबर 50 टू 80 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ आयरन इज द हाईएस्ट विच इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनको लिख सकते हैं जरा, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, बहुत बढ़िया।
ठीक है, डन डन डन। ओके, सो ये आपका बाइंडिंग एनर्जी का ट्रेंड दिख रहा है आपको यहाँ पे भाई साहब, आपका 50 to 80 में आपको दिख रहा है। ठीक है, ओके। फॉर स्टेबिलिटी, स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन शुड बी हाई। ठीक है, जितना आपका बाइंडिंग एनर्जी हाई होगा उतनी एनर्जी रिलीज हुई है। जिस सिस्टम से जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी वो सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। उस सिस्टम को स्टेबल बनाने में उतना एनर्जी निकल चुका है, मतलब एनवायरमेंट में उतना एनर्जी गया है। ठीक है, सो द सिस्टम विल बिकम मोर स्टेबल। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन शुड बी हाई फॉर स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा स्टेबिलिटी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन शुड बी हाई। इन न्यूक्लियर रिएक्शन वेयर बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस, एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज। ठीक है, तो अभी समझ लो भाई साहब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, एक्स इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाई, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाइंडिंग एनर्जी, और यहाँ पे हो गया आपका 120 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से प्लस एनर्जी, तो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। फॉर एटॉमिक नंबर्स विच और एटॉमिक मासेस विच आर ग्रेटर देन 80, अगर एटॉमिक मास आपका ग्रेटर देन 80 हुआ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस स्लोली। ये भाई साहब डिक्रीज होने लगता है। जैसे हमने देखा कि भाई साहब वहां पे देखो ये वाला जो रीजन है, this is a sharp decrease। ठीक है, this is decreasing, not a very drastic decrease, but there is a slight decrease। ठीक है, these nuclei are unstable। अभी भीड़ भाई साहब संभाली नहीं जा रही है। ठीक है, अभी क्या हो गया भाई साहब, अभी इतने सारे न्यूक्लियॉन्स बढ़ जा रहे हैं कि वो अभी संभाला नहीं जा रहा है, वो अभी स्कैटर हो रहे हैं। नाउ दे आर बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ। ठीक है, नाउ दे आर बिकमिंग अनस्टेबल, और अनस्टेबल अगर होंगे तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर सॉरी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, सो नाउ आपका A इज इक्वल टू 238 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपका कितना हो जाएगा, देखो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फॉर एटॉमिक नंबर 238 विच इज दैट ऑफ यूरेनियम, एटॉमिक मास 238। शांत होके बैठने का कितना लेगा भाई साहब बताइए। एटॉमिक मास 238 है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हैवी न्यूक्लियसेस जो है वो आपके भाई साहब अनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, दे बिकम अनस्टेबल। Okay, okay, okay. When the nucleus of an atom splits into lighter nuclei through a nuclear reaction, the process is called nuclear fission। तो एक न्यूक्लियस पेरेंट न्यूक्लियस है जो भाई साहब चट्टे बट्टे में भाई साहब टुकड़े टुकड़े हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, दीज आर डॉटर न्यूक्ली। ठीक है, सो पेरेंट न्यूक्ली से क्या बन रहा है भाई साहब, डॉटर न्यूक्ली। ठीक है, इट इज एनर्जेटिकली फेवरेबल फॉर द हैवी न्यूक्लियस बिकॉज हैवी न्यूक्ली आर अनस्टेबल। भाई साहब हैवी न्यूक्ली आपका अनस्टेबल होता है, वो टूटेगा ही, और टूटना अच्छा है ताकि वो स्टेबल हो जाए, क्योंकि जैसे ही वो स्टेबल मतलब लाइटर न्यूक्ली में आएगा तो कौन से रीजन में आ जाएगा, देखो 50 to 80 वाले रीजन में आ जाएगा, तो वहां पे वो स्टेबल हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, टू ब्रेक इनटू टू मिडिल वेट न्यूक्ली, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ मिडिल वेट न्यूक्ली इज ग्रेटर देन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हेवी न्यूक्ली, एज मिडिल वेट न्यूक्ली आर मोर स्टेबल। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? इसी को अपन बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। व्हाई डू हेवी एटम्स शो अ टेंडेंसी फॉर न्यूक्लियर फिशन? This is the reason। ठीक है, because it is difficult to have so many nucleons packed inside a nucleus, they will scatter around, and we have seen that heavier the nucleus, more is its unstability। ठीक है, तो स्टेबल होने के लिए टूटना पड़ता है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस से टूट जाएगा। ठीक है, कभी कभी कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा इनिशियल बॉम्बार्डमेंट करना पड़ता है, अदरवाइज जनरली हैवी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट ऑन देयर ओन। इसीलिए जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उनसे हमको दूर रहना पड़ता है। उनसे हमको दूर इसीलिए रहना पड़ता है क्योंकि यूरेनियम अगर होगा तो वो अपने आप ही डिसइंटीग्रेट होगा, उसकी अपने आप की टेंडेंसी होगी टू डिसइंटीग्रेट, और जब ये डिसइंटीग्रेट होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन रिलीज होगी जो हमको हार्म कर सकता है। इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ टर्मिनल इलनेसेस इन अस इंक्लूडिंग दैट ऑफ कैंसर। ठीक है, सो इसीलिए हमको रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से दूर रहना पड़ता है। देयर आर अ लॉट ऑफ साइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वेर इन न्यूक्लियर डिजास्टर्स हैव हैपेंड, जैसे शर्नोबिल है एक आपके रशिया में, वो पूरा एरिया जो है अप्रोक्सीमेटली नवी मुंबई से थोड़ा बड़ा है, उस पूरे एरिया को अबैंडन कर दिया गया, nobody is allowed to enter। a disaster happened many years ago in that place, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट था, और वो डिजास्टर हुआ जिसकी वजह से आज भी वहां पे जाना बैंड, इट इज नॉट अलाउड टू गो देयर। ठीक है, प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ अगर कोई मूवी वगैरह बनानी है तो जा सकते हैं, बट पीपल आर नॉट अलाउड, वो पूरा जंगल हो गया है पूरा। ठीक है, सो दैट इज द रीजन व्हाई इट हैज बीन बैंड। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, ठीक है, वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन अभी भी वो पार्टिकल्स पड़े होंगे और वो डिसइंटीग्रेट हो रहे होंगे, रेडिएशन निकलेंगे। ठीक है, सो हमारे लिए न्यूक्लियर पावर जो है वो बहुत बड़ा स्रोत है पावर का।
अगर हमने न्यूक्लियर पोटेंशियल को टैप कर लिया ठीक से, इट कैन एक्चुअली चेंज द डायमेंशन ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, हमको शायद ही कोई नेचुरल रिसोर्स की कमी होगी अगर सब कुछ हम न्यूक्लियर पावर पर लेकर आए। प्रॉब्लम ये है इसको हैंडल करना। ठीक है, मतलब वरना हमारे लिए लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, इतनी स्मूथ कि अगर आप एमएनआर में जा रहे होंगे तो हेलीकॉप्टर से जा रहे हो, इतनी स्मूथ हो सकती है। ठीक है, इफ यू आर बेसिकली गोइंग टू योर स्कूल इन द मॉर्निंग यू विल प्रेफर टू गो बाय। इतना एनर्जी का खजाना है आपके जितने भी न्यूक्लियर एटम्स हैं, ये जो आपका फिजन हो रहा है, प्रॉब्लम ये है इसको हैंडल करना, ये आउट ऑफ कंट्रोल होता है। ठीक है, अभी तक जितने भी आपके चैलेंजेस हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में, सिर्फ न्यूक्लियर रेडिएशन को हैंडल करने का ही चैलेंज है। अदरवाइज ये एनर्जी का बहुत बड़ा खजाना है और फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी हम बोल सकते हैं इसको। बट द ओनली प्रॉब्लम इज टैपिंग इट्स पोटेंशियल टू यूज इट। मतलब ज्यादा करके जितने भी डेवलप नेशंस हैं वो तो सब इसको यूज करने धीरे धीरे जा रहे हैं आगे, लेकिन मतलब अगर हमारे सिस्टम्स इन प्रॉपर प्लेस नहीं रहे, जैसे अगर आप देखोगे मुंबई में पानी की कमी होती है तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है सी वाटर को यूज करना। आप समझ लीजिए जितने भी आपके सऊदी कंट्रीज हैं वहां पे पानी कहाँ से आता है? बारिश तो है नहीं। ठीक है, और नदी नाले तो है ही नहीं भाई, ना ही ग्लेशियर्स हैं, तो कहाँ से आता है पानी? इतना जो बड़ा एक पॉपुलेशन वहां पे रहता है, वेयर डू दे गेट द वाटर फ्रॉम? सो दे गेट इट फ्रॉम सी वाटर। और ये जो सी वाटर का डिस्टिलेशन होता है दैट हैपेंस थ्रू अ न्यूक्लियर प्रोसेस। ठीक है, ये न्यूक्लियर प्रोसेस मतलब आपके जीवन में कोई भी चीज की कमी नहीं रहेगी अगर आप न्यूक्लियर पोटेंशियल को सही से टैप कर पाए। प्रॉब्लम इज इट्स हैंडलिंग। ठीक है, इसका हैंडलिंग पार्ट बहुत मुश्किल है। ओके, फॉर एटॉमिक नंबर विच इज लेस देन 50। अभी हम देखो यहां तक की कहानी समझ चुके हैं। ठीक है, यहां से यहां तक की कहानी एक है और यहां से यहां तक की कहानी एक है। अभी हम समझेंगे भाई साहब जो एटम्स आपके एटॉमिक मासेस हैं जिनके 50 से लेस है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस शार्पली, टप से नीचे गिरेगा भाई साहब। ठीक है, तो अगर समझ लो भाई साहब यहाँ पे ड्यूट्रियम है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अप्रोक्सीमेटली 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो इट्स अ लाइट न्यूक्लियस अनस्टेबल। तो दो चीजें हमने देखी कि जो लाइट न्यूक्लियस है, एक्सट्रीमली लाइट न्यूक्लियस है, वो भी अनस्टेबल होते हैं, और जो एक्सट्रीमली हैवी न्यूक्लियस है वो भी एक्सट्रीमली अनस्टेबल होते हैं। तो बोथ आर इन देयर ओन वेज अनस्टेबल। ठीक है, गेन स्टेबिलिटी वाया न्यूक्लियर फ्यूजन। तो देखो जितने भी लाइट न्यूक्ली होंगे दे विल ट्राई टू गेन स्टेबिलिटी बाय फ्यूजन, और जितने भी हैवी न्यूक्लियस होंगे दे विल ट्राई टू गेन स्टेबिलिटी बाय फिशन। ठीक है, ये टूटेंगे और ये जुड़ेंगे। ठीक है, सो दीज आर द टू प्रोसेसेस दैट आर हैपनिंग, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन। So nuclear fusion is a tendency shown by lighter nuclei and nuclear fission is a tendency shown by heavier nuclei. ठीक है, but both have a tendency to stabilize themselves. ठीक है, तो इनका भाई साहब बाइंडिंग एनर्जी के साथ क्लोज एसोसिएशन है। So nuclear fusion is the process where two or more atomic nuclei fuse to form a single heavy nucleus. ठीक है, अभी समझ लो भाई साहब ये ड्यूट्रियम है और ये भी भाई साहब ड्यूट्रियम है। ठीक है, तो दोनों मिलाकर भाई साहब ये बन गया आपका हीलियम प्लस 1 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी रिलीज हुई। तो ड्यूट्रियम ड्यूट्रियम का फ्यूजन होकर बनता है भाई साहब आपका हीलियम। अगर आप देखोगे यहाँ पे दो और ये दो आपके भाई साहब प्रोटॉन्स कितने हैं? 1 और 1। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 और 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। आपका एटॉमिक मास कितना होना चाहिए था? 4, लेकिन आपका एटॉमिक मास आया है 3, तो एक न्यूट्रॉन रिलीज हुआ है। ठीक है, देयर इज 1 न्यूट्रॉन दैट इज रिलीज एंड एनर्जी। For fusion to take place, the two nuclei must come close enough so that attractive short-range nuclear force is able to affect them. फिर से बोल रहा हूं, न्यूक्लियॉन्स के बीच में रिपल्शन नहीं होगा। ठीक है, इट विल ऑलवेज बी अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, सो आप बोलेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स, इन सब तमाम पार्टिकल्स के बीच या न्यूक्लियॉन्स के बीच देयर विल ऑलवेज बी एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो कहां से ये अट्रैक्टिव फोर्स चालू होता है? किस रेंज ऑफ डिस्टेंस से पढ़ चुके हैं हम? 1 फर्मी मीटर से चालू हो जाता है। ठीक है, इट बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम फर्मी मीटर। तो दैट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस दैट यू हैव टू बेसिकली ब्रिंग इन। तो यहां पे अगर मुझे फ्यूजन कराना है तो इन दोनों एटम्स को फर्मी मीटर के डिस्टेंस में लाना पड़ेगा, तभी जाकर फ्यूजन पॉसिबल है। ठीक है, सो फॉर फ्यूजन टू टेक प्लेस द टू न्यूक्ली मस्ट कम क्लोज एनफ। क्लोज एनफ मतलब फर्मी मीटर के रेंज पे डिस्टेंस पे आना चाहिए, सो दैट दैट अट्रैक्टिव शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स इज एबल टू अफेक्ट देम। तो शॉर्ट रेंज है ये क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस पे ही काम करता है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तब जाकर भाई साहब ये फ्यूजन होगा। ठीक है, हाउ डज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरी विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स? तो अगर आपका भाई साहब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कैसे वेरी करेगा? ठीक है, डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली विद मास नंबर।
ठीक है, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, विथ इंक्रीज इन मास नंबर इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। तो कंटिन्यूअस वाला तो कहीं पे भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको कंटिन्यूअस यहाँ पे नहीं मिलेगा और यहाँ पे भी नहीं, देयर इज टू रॉन्ग ऑप्शंस। तो फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज विद इंक्रीज इन मास नंबर, हमने देखा भाई साहब आयरन के बाद यूरेनियम तक धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है, आयरन तक आपका, और आयरन का ही मैक्सिमम है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। सो इट कैन बी सीन फ्रॉम द ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स that the increase in mass number, first the binding energy per nucleon increases, attains a maximum value at A, इसको याद रखिएगा भाई साहब, आयरन के लिए आपका मैक्सिमम है, ठीक है, आयरन which has got an atomic mass of 56, atomic mass number of 56, and then started decreasing with further increasing mass number, तो आपका भाई साहब यहाँ पे डिक्रीज होगा, ठीक है। ओके, the mass of lithium nucleus is 0.042 atomic mass unit, less than that, less than the sum of the masses of all its nucleons, ठीक है। The binding energy of nucleon of lithium nucleus is nearly, कितना हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, तो आपका देखो न्यूक्लियस इसका मास है इतना, ठीक है, और आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास कितना होगा, 0.432 भाई साहब, आपका देखो यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या बोला गया, द मास ऑफ अ न्यूक्लियस, तो आपका देखो यहाँ पे डेल्टा एम की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एम की वैल्यू होती है मास ऑफ प्रोटॉन्स जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, एम एन माइनस आपका भाई साहब मास ऑफ द न्यूक्लियस, मास हम यहाँ पे ऐसा ए, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं मास ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, दिस इनटू एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, दिस इनटू एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ, डेल्टा एम की वैल्यू दी हुई है, कितनी है भाई साहब, 0.042 एटॉमिक मास यूनिट आपको दिया हुआ है, ठीक है, लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल इट्स न्यूक्लियंस, ठीक है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो अभी बाइंडिंग एनर्जी भाई साहब क्या होती है, व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी, तो ये डेल्टा एम हो गया भाई साहब, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है, ठीक है, आपका बाइंडिंग एनर्जी जो है वो है क्या, डेल्टा ई ही तो है, और डेल्टा ई क्या हो जाएगा, डेल्टा एम सी का स्क्वायर, तो आपका डेल्टा एम भाई साहब है यहाँ पे 0.042 इंटू भाई साहब आप कर लो यहाँ पे 3 × 10⁻⁸ ठीक है, इसका भाई साहब स्क्वायर, ये तो हो गया आपका भाई साहब एटॉमिक मास यूनिट में, लेकिन इसको आप दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपने इसको एटॉमिक मास यूनिट को केजी में कन्वर्ट किया तो दैट विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻27, तो आंसर आपको जूल्स में मिलेगा, ठीक है। अगर इसी चीज को आप भाई साहब किस में कन्वर्ट करते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो हमको मालूम है कि भाई साहब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, सॉरी आपका 1 म्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इज हाउ मच, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर लो भाई साहब, यहाँ पे डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आई है, 1 म्यू एटॉमिक मास यूनिट, तो आपका यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट कितना है, 0.042 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भाई साहब हो गया आपका डेल्टा ई, ठीक है, डेल्टा एम इंटू 931.5, तो आपका जो भी यहाँ पे आंसर आएगा, बाइंडिंग एनर्जी, अभी यहाँ पे आपको क्या पूछा है देखो, ये तो हो गया आपका बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी, अभी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो आपके न्यूक्लियॉन्स कितने हैं यहाँ पे 7, ठीक है, देयर आर 7 न्यूक्लियॉन्स, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज बेसिकली बीई अपॉन ए, ठीक है, so this will be binding energy per nucleon, so be upon a, that is will be आपका 0.931 upon 7, so that will be 7.6 mega electron, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके, जस्ट वन मिनट, हाँ बोलिए ना, आप आने वाले हैं।
ये तो टच हो गया। ओके, ये तो हो गया भाई साहब आपका 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये मेरे कुछ नोट्स हैं जो बहुत पहले बनाए थे मैंने। ओके, फाइंड द रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन। तो आपका रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है भाई साहब? ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन? तो रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू सी का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रेस्ट मास है, ठीक है, प्रोटॉन का। सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये वैल्यूज थोड़ा नोट कर लीजिए, 1.0073 AMU। ठीक है, जिसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ऑब्वियसली हमको क्या मिलता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने 1 AMU का तो वैल्यू देख लिया है, ठीक है। ओके, न्यूक्लियर साइज A इज इक्वल टू आपका भाई साहब मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ मास नंबर। ठीक है, आपके मास नंबर के भाई साहब ये वॉल्यूम जो है, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। समझ में आता है भाई साहब? आता है कि नहीं आता है? तो वॉल्यूम मतलब क्या हो जाएगा? देखो, वॉल्यूम जो आपका, देखो देखो इस चीज को समझ लो। वॉल्यूम मतलब क्या? जैसे जैसे आपके मास ऑफ न्यूक्लियस बढ़ते जाएंगे, ऐसा वॉल्यूम बढ़ता जाए, है ना। मतलब इसमें वॉइड्स नहीं होंगे, जैसे जैसे आप ठूसते जाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा ना। ठीक है, जितने आप न्यूक्लियॉन्स को ठूस रहे हैं, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लिख सकते हैं मास नंबर। ये एटॉमिक मास नहीं है, मास नंबर है। एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या फर्क है आदित्य? बोलो जरा। मास होता है मास नंबर में। नंबर क्यों बोल रहे हैं फिर उसको हम? ओके पीपल, बी अ लिटिल, मतलब आपका यहाँ पे ना थोड़ा सा जो आपने पढ़ रखा था पहले, एटॉमिक मास मतलब ए हो गया, वैसा नहीं है। मास नंबर और मास में फर्क है, ठीक है। मास नंबर होता है आपका सिर्फ नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और एटॉमिक मास होता है जब आप उसको एएमयू से मल्टीप्लाई करते हैं।
मतलब 1.67 इंटू 10 माइनस 27 केजी से मल्टीप्लाई करते हैं, या उसके एनर्जी इक्विवेलेंट दैट इज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है, ये होता है आपका एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास इज व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस विद म्यू व्हिच इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 1.67 इंटू 10। तो ये सारी चीजें जो है अभी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएंगी। खैर, यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ए है। तो वॉल्यूम अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है तो 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है। और इसी से हमारा क्या निकलता है भाई साहब, आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू 1/3। ठीक है, और इसी को अपन जब इक्वेट करते हैं तो आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए रेज टू 1/3। ये हो गया आपका आर नॉट, और ये आर नॉट भाई साहब फर्मी मीटर्स में 1.2 फर्मी मीटर्स। समझा कहना है, बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, तो ये आपका भाई साहब दिस इज हाउ 1.2 फर्मी मीटर्स है। फॉर न्यूक्लियस टू बी स्टेबल, इसको नोट कर लीजिए भाई साहब। ठीक है, न्यूक्लियस टू बी स्टेबल ये एक चीट कोड है बेसिकली। ठीक है, फॉर लाइट न्यूक्ली n/2 की वैल्यू आपकी 1, और फॉर हैवी न्यूक्ली n/2 की वैल्यू भाई साहब n/z की वैल्यू। ठीक है, n/z की वैल्यू इज इक्वल टू 1, सॉरी n/2 है, सॉरी n/2 की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 फॉर हैवी न्यूक्ली। ठीक है, ओके ओके ओके। आपका R1/R2 अगर हम करेंगे R1/R2 तो क्या आ जाएगा, A1/A2 रेज टू 1/3, क्योंकि R की प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ है भाई साहब, एटॉमिक मास नंबर के साथ। ठीक है, सो दिस विल बी A1/A2। तो अगर हमने देखो यहाँ पे R को प्लॉट किया A रेज टू 1/3 के साथ, तो R की प्रोपोर्शनलिटी भाई साहब क्या है, A रेज टू 1/3 के साथ। R की प्रोपोर्शनलिटी A रेज टू 1/3 के साथ डायरेक्ट है। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, बट ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगर हमने ए के साथ इसको प्लॉट किया तो क्या हो जाएगा भाई साहब, आपको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। दीज आर चिंटू पिंटू क्वेश्चंस दैट कुड बी आस्क्ड टू यू। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आर और ए रेज टू 1/3 को प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पे आर और ए को प्लॉट कर रहे हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब वॉल्यूम और ए को प्लॉट कर रहे हैं। तो वॉल्यूम भाई साहब क्या होगा, वॉल्यूम ऑब्वियसली ए के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा आपका एटॉमिक मास नंबर होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा। जितने ज्यादा आप न्यूक्लियॉन्स ठूसोगे उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा भाई साहब। ठीक है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम और आपका जो एटॉमिक मास नंबर है दे विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हेंस अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। radius and a raised to 1/3 will also be directly proportional, hence a straight line graph. But radius and a के साथ इसकी 1/3 की प्रोपोर्शनलिटी है, तो आपको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट, कहीं पे चिंटू पिंटू सवालों में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्लियरम, आर वी क्लियरम ऑन दिस वन पीपल? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है, इन द न्यूक्लियस, ठीक है, एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, 2713 Al हैज अ न्यूक्लियर रेडियस ऑफ अबाउट 3.6 फर्मी मीटर। इसका भाई साहब न्यूक्लियर रेडियस कितना है, इसका न्यूक्लियर रेडियस दिया हुआ है आपका 3.6 फर्मी मीटर एल्यूमिनियम का। ठीक है, देन आपका भाई साहब यहाँ पे टेलेरियम का भाई साहब कितना हो जाएगा, टेलेरियम का आपका वुड हैव इट्स रेडियस अप्रोक्सीमेटली एस, इसका रेडियस कितना हो जाएगा। तो आप देखो भाई साहब, हमको मालूम है कि आर जो है, ये आर जो है दिस इज प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू 1/3 भाई साहब। ठीक है, तो आपका आर अगर हम करते हैं यहाँ पे ए एल अपॉन आर, या अपन टेलेरियम का ले लेते हैं टेलेरियम, और यहाँ पे हो गया आर ऑफ ए एल, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं ए ऑफ टेलेरियम अपॉन ए ऑफ एल्यूमिनियम रेज टू 1/3, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब। ठीक है, क्लियर? तो आर ऑफ टेलेरियम, आप यहाँ पे इसको कितना है भाई साहब, रेडियस इज 3.6 फर्मी मीटर, ये आर ऑफ टेलेरियम है। दिस विल बी इक्वल टू ए ऑफ टेलेरियम कितना हो जाएगा, बोलो ना, बोलो हाय दिव्या, ए ऑफ टेलेरियम, देखो देखो देखो, अच्छा जी, 125, गुड, 125। ठीक है, ए ऑफ एल्यूमिनियम 27, और दोनों भी भाई साहब आपके क्यूब नंबर्स हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 और इसको हम लिख सकते हैं 3, और इसको पूरे को क्यूब कर दे तो ये हो गया 1/3, कैंसलम कैंसलम, तो ये हो गया आपका 5/3। आर ऑफ टेलेरियम क्या हो जाएगा, इंटू 3.6, 1.2, तो ये हो गया आपका कितना, 6, अप्रोक्सीमेटली 6 फर्मी मीटर में आ जाएगा। ठीक है, टेलेरियम का 6 फर्मी मीटर। आर वी क्लियर? ओके, एक और सवाल, रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस इज 3 फर्मी मीटर, रेडियस ऑफ सल्फर न्यूक्लियस विल बी हाउ मच? ठीक है, तो रेडियस अगेन, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/3। ठीक है, तो रेडियस ऑफ दिस इज 3 फर्मी मीटर। तो अगर हम करते हैं भाई साहब रेडियस ऑफ सल्फर अपॉन रेडियस ऑफ हाइड्रोजन,
this will be equal to atomic mass sulfur upon atomic mass hydrogen, atomic mass number 1 by 3. So radius of sulfur, आपका radius of helium is how much? Radius of helium is 3 per meter. Radius of sulfur, atomic mass of sulfur is how much? 32 atomic mass of हीलियम। भाई साहब कितना हो जाएगा, बोलो ना बोलो, 4। ठीक है, ये हो गया 1/3, ये हो गया भाई साहब 8 रेस टू 1/3 मतलब 2 क्यूब रेस टू 1/3, ये कैंसिल कैंसिल, तो ये हो गया आपका 2। तो आर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 into 2 दैट इज 6 फर्मीमीटर। ठीक है, क्लियर भाई साहब, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस बाय अ फैक्टर ऑफ अबाउट। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ एटम, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस अगर हम करेंगे तो आप देखो यहाँ पे 10 आप अप्रोक्सीमेटली आपका जो रेडियस ऑफ एन एटम है और रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ एन एटम, ठीक है, रेडियस ऑफ एन एटम इज टू अ ट्यून ऑफ 10 रेज टू -10 मीटर्स। ठीक है, और रेडियस ये एंगस्ट्रॉम में होता है जनरली। ठीक है, और रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस इज टू अ ट्यून ऑफ 10 रेज टू -15 मीटर्स। ये ऑर्डर है। ठीक है, रेडियस ऑफ एन एटम, एटम मतलब न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन्स का ढांचा। ठीक है, दैट इज 10 रेज टू -10 मीटर्स, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट, 10 रेज टू -15। तो वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कर लो, 4/3 पाई तो दोनों में रहेगा, r क्यूब इसका, तो इसका r क्यूब और इसका r क्यूब, तो आप देखोगे भाई साहब 10 रेज टू 15। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एटम is approximately equal to 10 raised to 15 times the volume of nucleus। समझ में आ रहा है भाई साहब, एक एटम का जो वॉल्यूम है इलेक्ट्रॉन्स को इंक्लूड करने के बाद that is approximately 10 raised to 15 times the volume of the nucleus। समझ में आ रहा है, इसलिए हम बोलते हैं ना, एक फुटबॉल फील्ड के बीच में अगर आप एक राई का दाना रख दें तो जितना साइज उस राई के दाने का एज कंपेयर टू फुटबॉल फील्ड है, उतना ही साइज आपके न्यूक्लियस का एज कंपेयर टू द एटॉमिक मॉडल है। ठीक है, ओके ओके ओके। द रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लाइड, न्यूक्लाइड मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लाइड देखो दूसरा नाम है, मैंने पढ़ाया था आपको, न्यूक्लाइड इज द अदर नेम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो द रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लाइड इज मेजर्ड टू बी ट्वाइस द रेडियस ऑफ बेरिलियम। द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हो जाएंगे भाई? ठीक है, तो रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लियस भाई साहब, ये हो गया रेडियस ऑफ, लेट्स से आपका जर्मेनियम न्यूक्लियस, radius of germanium nucleus is twice the radius of beryllium nucleus, twice the radius of beryllium nucleus, ये लिखा हुआ है ना भाई साहब, radius of germanium nucleus is twice the ठीक है, ओके। तो अगर हम भाई साहब यहाँ पे करते हैं radius of germanium upon radius of beryllium, that will be equal to a germanium atomic number of germanium atomic number of beryllium raised to 1/3। ठीक है कि नहीं भाई साहब? अभी रेडियस ऑफ जर्मेनियम की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, 2 times रेडियस ऑफ बेरिलियम अपॉन रेडियस ऑफ बेरिलियम इज इक्वल टू ए ऑफ जर्मेनियम। ए ऑफ जर्मेनियम भाई साहब, एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम हमको नहीं मालूम, ए ऑफ जर्मेनियम को हम वैसे ही रखते हैं रेज टू 1/3, और भाई साहब बेरिलियम का कितना है, एटॉमिक नंबर इज 9, इज इट? ठीक है, तो आपका भाई साहब एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम दैट इज 9 रेज टू 1/3। ठीक है, ये कैंसलम कैंसलम, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर है जर्मेनियम का, कितना हो जाएगा, रेज टू 1/3 इज इक्वल टू 2 into 9 रेज टू 1/3, टेकिंग क्यूब्स ऑफ बोथ साइड्स, तो ये हो गया आपका ए जर्मेनियम दैट विल बी इक्वल टू 2 2 जा 4 4 2 जा 8 into 9, तो ये हो गया आपका 72। एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम इज इक्वल टू 72। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर 72। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? Two nuclei have their mass numbers in the ratio of 1:3, the ratio of their nuclear densities would be। ठीक है, दो न्यूक्लियस हैं, इनका जो मास नंबर है वो इन द रेशियो ऑफ 1:3 है, तो न्यूक्लियर डेंसिटी कितनी होगी? अभी हमने पढ़ा कि भाई साहब न्यूक्लियर डेंसिटी फॉर ऑल एलिमेंट्स इज गोइंग टू बी द सेम, सो डोंट इवन अटेम्प्ट टू डू द सवाल। ठीक है, इसमें बेसिकली आपका न्यूक्लियर डेंसिटी सेम है तो वही रहेगा। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? Okay, manganese, nahin, Mn and Mp, sorry, represent the mass of neutron and proton respectively. An element having mass M and N neutrons and Z protons, then correct relation will be what? देखो आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, an element having mass, इसका मास है मतलब न्यूक्लियर मास है, ठीक है, has
n न्यूट्रॉन्स एंड z प्रोटॉन्स। तो अगर हम भाई साहब यहाँ पे नंबर ऑफ तो n न्यूट्रॉन्स हो गए, मतलब ये हो गया mn, है ना, इनका मास कितना हो गया mn, ठीक है, और m प्रोटॉन्स mn एंड mp रिप्रेजेंट द मास, तो आपका प्लस प्लस एंड न्यूट्रॉन्स एंड z प्रोटॉन्स, तो z मास ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन्स, ये हो गया क्या, न्यूक्लियॉन्स का मास, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स का मास, ओके। और आपका जो न्यूक्लियस का मास होगा वो क्या होगा भाई साहब, आपका न्यूक्लियस का मास, दिस विल बी लेसर देन दिस, है कि नहीं, न्यूक्लियस का मास विल बी लेसर देन दिस, ठीक है, ये तो बाइंडिंग एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट है, क्यों दोनों क्यों रॉन्ग, दिस इज द राइट वन, ठीक है, m विल बी लेसर देन नंबर ऑफ, तो ये आपका भाई साहब हो गया, दिस इज बेसिकली मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और ये हो गया भाई साहब आपका मास ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज मास ऑफ न्यूक्लियस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम भाई साहब, क्लियर है, ओके ओके ओके। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी पर एटम, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी भाई साहब क्या होगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी पर एटम, बोल सकते हैं इसको, एटम नहीं बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, दिस इज एक्चुअली एटॉमिक मास नंबर, है ना, सो दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। वो जो ग्राफ आपने देखा था वो वही था ना भाई साहब, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को हमने एटॉमिक मास नंबर के साथ प्लॉट किया था, सो दैट वाज द ग्राफ, ठीक है। सो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसका बाइंडिंग एनर्जी कितना है, कोई आपका भाई साहब है तो इसका है आपका 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आप देखोगे इसका भाई साहब जैसे ही आपने कम किया तो यहाँ पे हो गया 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, आपका भाई साहब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपका देखो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन कितना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये अगर आपका आया 36, ठीक है, ये आपका भाई साहब कितने से डिवाइड करोगे आप, 6 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो इसका भी आप भाई साहब कितने से डिवाइड करोगे, तो आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो अगर समझ लो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी कितनी दी हुई है 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियन कितने हैं इसके 12, तो 36/12 दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अगर समझ लो इस एटम का बाइंडिंग एनर्जी आपको दिया हुआ है 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना हो जाएगा 24/6 दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा भाई साहब, y का, सो y इज मोर स्टेबल देन x, जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा उसका उतना ही एनर्जी रिलीज होगा, और जिस सिस्टम में जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है वो सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, इसको लिख लीजिए भाई साहब, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, ओके। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम एंड लिथियम आर दिस मच, विच ऑफ द टू न्यूक्लियस मोर स्टेबल, तो इनमें से कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है नॉट न्यूक्लियन, तो हीलियम का कितना हो जाएगा, देखो हीलियम का हो जाएगा भाई साहब 27.37 अपॉन भाई साहब 4, सो दैट विल बी हाउ मच, 4 6 24, 4 8 32, 4 4 16, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसका कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस इज 39.3, तो 39.3 अपॉन यहाँ पे हो गया आपका 3, तो ये हो गया 39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो किसका भाई साहब बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, इसका, तो ये हाँ, सॉरी सॉरी 7 7, यहाँ पे भाई साहब आपका 7 है, तो 7 5 35, 35 9 से 4 गया भाई, 7 6 42, और 7, ठीक है, 5.6 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हीलियम इज मोर स्टेबल देन लिथियम, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी
पर न्यूक्लियन जिसका ज्यादा होगा वही ज्यादा स्टेबल होगा। ओके ओके ओके, ठीक है। विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो। अच्छा बाटी, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।